नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो आधुनिक भारत का पार्ट 3 है। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए। तो इस लेक्चर में हम आज ये डिस्कस करेंगे कि अंग्रेजों का भारत पर कब्जा कैसे हुआ था। और यहाँ पर हम प्लासी और बक्सर युद्ध के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि बक्सर का युद्ध होने के बाद अंग्रेजों का भारत पर पूरे तरीके से कब्जा हो गया था। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जब भारत में अंग्रेज आए तो उन्होंने भारत के कोस्टल एरिया पर यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बनाना शुरू कर दी। यानी कि फैक्ट्रियाँ नहीं थी, वो थी एक गोदाम बोल सकते हैं उन्हें। जो कच्चा माल होता था वो इन गोदामों में रखते थे ये, और अपने देशों में ये सप्लाई किया करते थे। तो इन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री बनाई, मद्रास में अपनी फैक्ट्रियाँ बनाई, बंगाल वाले एरिया में 1651 में इन्होंने फैक्ट्री बनाई थी। और बॉम्बे जो था वो इन्हें दहेज में मिल गया था। दहेज में कैसे मिला था? तो इंग्लैंड के राजा जो थे चार्ल्स द्वितीय, इसकी शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुई थी। तो पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को बॉम्बे जो था वो दहेज में दे दिया था कि आप बॉम्बे को दहेज में ले लीजिए। तो 1661 में पुर्तगालियों ने बॉम्बे इंग्लैंड के राजा को दिया था, और इसने किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बॉम्बे दे दिया था। तो बॉम्बे पर भी इनका अधिकार हो चुका था, बंगाल पर भी इनका अधिकार हो चुका था। तो इन सारे क्षेत्रों पर इनका अधिकार हो गया था। फिर क्या था, जब 1651 में अंग्रेजों ने हुगली में अपनी पहली फैक्ट्री बनवाई थी बंगाल में, और यहाँ पर इन्होंने 1700 ईस्वी में फोर्ट विलियम का निर्माण करना शुरू कर दिया था। यानी कि फोर्ट विलियम बनाया था, एक किला था, ऐसा दिखता है। ये फोर्ट विलियम इन्होंने वहां पर 1700 ईस्वी में बनाया था, जो हुगली नदी के पूर्वी किनारे पर बना है। अब क्या था कि जो औरंगजेब था ये अंग्रेजों को नहीं सहन करता था। ये अंग्रेजों को ये कहता था कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें बुरे तरीके से हम मारेंगे। और जो अंग्रेज थे वो बहुत ही बदतमीज थे, इन्होंने अपना विस्तार करते रहे। पर बाद में क्या हुआ कि 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद अंग्रेजों को तो अब मौका मिल गया। अब अंग्रेजों को ये मौका मिल गया कि हम अब आराम से यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि ये औरंगजेब से डरते थे। अगर औरंगजेब को पता चल जाता तो इन्हें मार के भगा देता ये। जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो जो बंगाल, हैदराबाद और अवध के क्षेत्र थे ये अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। यानी कि ये अपना काम खुद से ही कर सकते थे, अपनी मर्जी से ये अपना डिसीजन ले सकते थे। तो उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया। तो अब क्या था कि 1717 ईस्वी में जब राजा फर्रुखसियार बनता है मुगल साम्राज्य का, तो इसने क्या किया कि अंग्रेजों को बहुत सारे अधिकार दे दिए, अच्छे खासे अधिकार दे दिए कि तुम यहाँ पर व्यापार कर सकते हो, तुम्हें पूरी छूट है, तुम यहाँ पर व्यापार कर सकते हो। ये क्यों दिए थे अधिकार? इसके पीछे कोई तो रीजन होगा। तो देखिए, फर्रुखसियार जो था इसे कहा जाता है एक बीमारी हो गई थी, और कोई भी वैद्य इस बीमारी को ठीक नहीं कर पाया था। तो एक अंग्रेज डॉक्टर था, इसने फर्रुखसियार की इस बीमारी को ठीक कर दिया, और इससे खुश होकर फर्रुखसियार ने कह दिया कि तुम यहाँ पर व्यापार कर सकते हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने फर्रुखसियार को कहा कि हम ऐसी ही दवाइयाँ बनाएंगे और भारत में बेचेंगे। तो फर्रुखसियार इससे खुश था और इसने कह दिया कि तुम यहाँ पर व्यापार कर सकते हो। तो इन्हें अच्छी खासी छूट यहाँ पर मिल गई थी। तो क्या था कि अब पूरी कहानी जो है वो बंगाल से शुरू होती है। आप देख सकते हैं कि ये जो बंगाल का क्षेत्र है ये यहाँ पर पूरा फैला हुआ था। इसके अंदर बिहार भी आता था, पश्चिम बंगाल आता था, उड़ीसा आता था। यानी कि ये पूरा क्षेत्र उस समय बंगाल के अंडर आता था। अगर इसको कंट्रोल कर दिया तो अंग्रेजों को बहुत ही फायदा यहाँ पर होगा। तो क्या था, बंगाल का जो नवाब था मुर्शीद कुली खां, इसने क्या किया कि अपनी राजधानी जो थी वो ढाका से बदलकर मुर्शिदाबाद कर दी। अपने नाम पर ही इसने राजधानी बदल दी अपनी। और इसके बाद जो अंग्रेज थे वो इससे उलझना नहीं चाहते थे, क्योंकि मुर्शीद कुली खां काफ़ी ताकतवर था, इसके पास बहुत अच्छी सेना थी। इसलिए अंग्रेज इससे पंगा नहीं लेना चाहते थे, और अंग्रेजों ने खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया। और ये इंतजार करने लगे कि जब मुर्शीद कुली खां मरेगा तो उसके बाद हम बंगाल पर कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। 1727 में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो गई, और उसके बाद शुजाउद्दौला जो था वो बंगाल का नवाब बनता है। 1732 ईस्वी में अलीवर्दी खां को इसने क्या किया, शुजाउद्दौला ने, कि बिहार का उप सूबेदार नियुक्त कर दिया।
अलीवर्दी खां को। ध्यान से सुनिए, कहानी की तरह सुनिए, आपको याद हो जाएगा। तो शुजाउद्दौला जो था, इसने अलीवर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त कर दिया। उसके बाद 1739 में शुजाउद्दौला की मृत्यु हो जाती है और उसके पुत्र सरफराज खां जो था वो बंगाल पर कंट्रोल करता है, यानी कि बंगाल का राजा ये बनता है। तो अलीवर्दी खां जो था वो भी बंगाल का नवाब बनना चाहता था। तो इसे अलीवर्दी खां ने यहाँ पर बंगाल में विद्रोह कर दिया और 1740 ईस्वी में इसके बेटे जो शुजाउद्दौला था, इसका पुत्र को हराकर ये खुद बंगाल का नवाब यहाँ पर बन गया। और अब बंगाल का नवाब जो था वो 1740 ईस्वी में कौन हो गया? अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब नियुक्त हो गया। तो अब क्या था कि जब बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां बना 1740 में, तो इसका कोई बेटा नहीं था, इसकी 3 बेटियां थी। अब 3 बेटियों में से ये किसी को नवाब बनाएगा, राजा बनाएगा। और इसने क्या किया कि अपनी 3 बेटियों को नवाब नहीं बनाया और अपनी सबसे छोटी बेटी का बेटा शुजाउद्दौला, इसको इसने नवाब घोषित कर दिया। अब जो बंगाल का नवाब बना वो बना सिराजुद्दौला। तो 1756 में बंगाल का नवाब कौन बन गया? सिराजुद्दौला बन गया। अब इसे आप ध्यान से सुनिए, यहां से बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है। देखिए, सिराजुद्दौला जब 1756 में बंगाल का नवाब बना तो इसके परिवार जो था वो इसके साथ विद्रोह करने लग पड़ा, यानी कि इसका परिवार खुश नहीं था कि ये नवाब बने और इसके परिवार में ही क्लेश था और ये नहीं चाहते थे कि ये नवाब की राजगद्दी पर बैठे। तो सिराजुद्दौला जब नवाब बन के यहाँ पर आया तो इसने सबसे पहले क्या किया, ये अंग्रेजों से बहुत जलन थी इसे, ये चाहता था कि अंग्रेज यहाँ से भाग ही जाए। तो अंग्रेजों को इसने बहुत सारी वार्निंग दी कि तुम सुधर जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर मैं आक्रमण कर दूंगा। तो सिराजुद्दौला ने जब वार्निंग दी अंग्रेजों को, फिर भी ये नहीं समझे, तो सिराजुद्दौला ने क्या किया कि अंग्रेजों पर हमला कर दिया और फोर्ट विलियम, जो मैंने पहले आपको फोटो दिखाई थी फोर्ट विलियम की, वहां पर इसने हमला कर दिया। और यहाँ पर गवर्नर था फोर्ट विलियम में ड्रेक नाम का गवर्नर हुआ करता था, इसके ऊपर इसने हमला कर दिया और सभी अंग्रेजों को यहाँ पर फुल्ता द्वीप में भगा दिया। ये सारी घटना जो थी वो 1556 में हुई थी और सभी अंग्रेजों को इसने फुल्टा द्वीप में भगा दिया। और उसके बाद जब इसने फुल्टा द्वीप में अंग्रेजों को भगाया तो वहां पर एक अंग्रेज था जे.जेड. होलवेल, ये नाम याद रखे, जे.जेड. होलवेल। इसने एक आर्टिकल लिखा, एक न्यूज में लिखा कि जब सिराजुद्दौला ने हमें फुल्टा आइलैंड भगा दिया था तो वहां पर हमें एक बहुत ही छोटे कमरे में बंद कर दिया था, यानी कि 146 लोगों को सिराजुद्दौला ने एक छोटे से काल कोठरी में बंद कर दिया, जिसे ब्लैक होल त्रासदी के नाम से जाना जाता है इस घटना को। और इसने कहा कि 146 लोगों को हमें एक छोटी सी काल कोठरी में बंद कर दिया जहां पर सांस लेने के भी हमें दिक्कत होती थी। और वहां पर 123 लोग मर गए और बस 23 लोग ही जीवित बचे, जिसमें से होलवेल जो था, जिसने ये आर्टिकल लिखा था, वो भी इसमें शामिल था। तो इसने कहा कि हमारे साथ बहुत ही क्रूरता वाला व्यवहार हुआ है, पर इसने अंग्रेजों के दिल में आग लगा दी। अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उसकी पूरी कम्युनिटी जो है वो भड़क जाती है। अब अंग्रेज जो थे वो इससे बहुत ही गुस्सा हो गए सिराजुद्दौला से कि इसने ऐसे कैसे कर दिया कि 123 लोग यहाँ पर मर गए। फिर जब सिराजुद्दौला ने इस कलकत्ता को जीत लिया था, जब ड्रेक को यहाँ से भगा दिया था, तो इसने कलकत्ता पर अधिकार कर लिया था फोर्ट विलियम पे। और इसने क्या किया कि यहाँ पर एक नाम रखा, इसका अलीनगर रखकर यहाँ से चला गया और इसे एक लालची व्यक्ति के हाथ में दे गया कलकत्ता को, और यहाँ से वापस वो चला गया। तो अब क्या हुआ कि जब रॉबर्ट क्लाइव कलकत्ता में आया, जिस व्यक्ति को यहाँ पर राजा बनाकर गया था ये सिराजुद्दौला, तो उसने क्या किया कि रॉबर्ट क्लाइव को कलकत्ता ही बेच दिया, यानी कि वो पराजित हो गया और रॉबर्ट क्लाइव ने कलकत्ता पर फिर से अधिकार जमा लिया। और फिर उसके बाद सिराजुद्दौला ने एक ट्रीटी कर ली, ट्रीटी ऑफ अलीनगर के नाम से जिसे जाना जाता है, और उसके बाद फिर से अंग्रेज यहाँ पर बस गए। ये याद रखिए कि जो ट्रीटी ऑफ अलीनगर हुई थी वो 1757 में हुई थी, और किसके बीच में हुई थी? सिराजुद्दौला के बीच में और अंग्रेज क्लाइव के बीच में हुई थी। अब क्या था कि रॉबर्ट क्लाइव के मन में तो था कि सिराजुद्दौला को हराना है, इसका पूरा शासन हमें हथिया लेना है, क्योंकि इसने हमारे जो साथी थे उनके साथ बहुत ही गलत किया। तो रॉबर्ट क्लाइव जो था उसने एक षड्यंत्र रचा। इसने क्या किया कि इसको पता लगा कि सिराजुद्दौला के घर में ही इसके दुश्मन हैं,
क्योंकि इसके परिवार वाले यानी कि इसकी जो मौसी थी घसेटी बेगम और इसके जो सेनापति थे वो भी इसे नापसंद करते थे और चाहते थे कि ये राजगद्दी से कब यहाँ से जाए। तो सिराजुद्दौला के घर में ही क्लेश थी और उसी क्लेश का फायदा रॉबर्ट क्लाइव ने उठाया था। देखिए ये अंग्रेज बहुत ही चालाक थे, ये घर में घुस घुस के दूसरों की बातों को जानते थे कि कौन किससे अच्छा है कौन किससे बुरा है, और उसके साथ ही मिलकर ये उस राजा को हरा देते थे। और ये इनकी जो चालाकी थी ये बहुत ही गलत थी, ये दूसरों के घर में घुसकर उनसे घर को तोड़ देते थे। तो इसने क्या किया कि इसके परिवार के सदस्य और इसके सेनापति से मिलकर सिराजुद्दौला को ही हरा दिया था। तो क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया कि इसने क्या किया कि इसका जो सेनापति था, जो मुख्य सेनापति था मीर जाफर, इसको अपने कब्जे में कर लिया। इसे कहा होगा इसने कि मीर जाफिर तुम्हें कैसा लगेगा कि तुम बंगाल के नवाब बन जाओगे। तो मीर जाफिर ने सोचा होगा कि बहुत ही मजा आएगा जब हम नवाब बन जाऊंगा मैं। तो इसने ख्वाब लिए होंगे और यही ख्वाब क्लाइव ने इसे दिखाए और इसे कहा कि तुम हमारे साथ मिल जाओ। दूसरा था दीवान इसका राय दुर्लभ, इसको भी इसने कहा मिलने के लिए। और सैनिक अधिकारी था राय लतीफ, इसको भी इसने मिलने के लिए कहा। अपने साथ ये सारे मिल गए थे, पर सबसे ज्यादा जो रोल था वो मीर जाफर का था। ये जब अंग्रेज के साथ मिल गया तो सिराजुद्दौला की सेना जो थी वो बहुत ही कमजोर पड़ गई थी। अब क्या होगा कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध होगा और इसी युद्ध को प्लासी का युद्ध कहा जाता है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्लासी का मैदान, वहां पर यह युद्ध हुआ था जिसे प्लासी का युद्ध कहा जाता है। 1757 में ये युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध में क्लाइव जो था इसने मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया और इसे कहा कि तुम युद्ध लड़ने तो आना, सिराजुद्दौला का साथ तुम मत देना, और जब सेना हमारी हावी हो जाएगी सिराजुद्दौला पर तो तुम पीछे हट जाना। तो मीर जाफर ने इसके साथ गद्दारी की सिराजुद्दौला के साथ, और मीर जाफर की 50,000 सेना होने के बावजूद भी ये यहाँ पर हार गया। और इसके बाद क्या हुआ कि सिराजुद्दौला जो था वो मुर्शिदाबाद भाग गया और वहां पर पकड़कर इसे वध कर दिया। तो ये था प्लासी का युद्ध जिसमें सिराजुद्दौला को यहाँ पर मार दिया गया। अब इसके बाद जो अंग्रेजों ने मीर जाफर से वादा किया था कि सिराजुद्दौला के मरने के बाद तुम्हें ही राजा बनाया जाएगा, तो अंग्रेजों ने ये वादा पूरा किया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त कर दिया। अब मीर जाफर से अंग्रेजों ने जो भी प्लासी के युद्ध में जो भी खर्चा हुआ था वो सब लिया और मीर जाफर के बर्तन तक बिक गए थे। और मीर जाफर जो था वो अंग्रेजों की कठपुतली था, जैसा ही अंग्रेज बोलेंगे वैसा ही ये करेगा मीर जाफर। तो ये कठपुतली की तरह काम करता था अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को यहाँ पर नवाब बना दिया गया था। फिर 1760 में जब रॉबर्ट क्लाइव जो था वो इंग्लैंड वापस चला जाता है और उसके स्थान पर वेनस्टार्ट जो था जो बंगाल का गवर्नर बनकर यहाँ पर नियुक्त होता है। वेनस्टार्ट जो था वो बंगाल का गवर्नर जब बना, ये चाहता था कि मीर जाफर की जगह इसका दामाद मीर कासिम जो है वो बंगाल का नवाब यहाँ पर बने। तो मीर जाफर को ये पसंद नहीं करता था। और इसके बाद क्या था कि मीर जाफर ने इनके बीच में जो षड्यंत्र हुआ था उसे समझ गया और यहाँ पर नवाब के पद से ये हट गया। और जब दूसरा नवाब मीर कासिम बना तो इसके साथ समझौता किया गया कि ये नवाब बनने के बदले में कंपनी को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिलों की दीवानी और अधिकारियों को ये धन देगा। यानी कि इसके साथ वादा किया गया, इसके साथ एक संधि की गई कि जब मीर कासिम को यहाँ का नवाब बना दिया जाएगा तो वो वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की हमें दीवानी दे देगा। यानी कि जो राजस्व होगा, जो भी धन एकत्रित होगा वो कंपनी को ये देगा। तो मीर कासिम जो था यहाँ पर नवाब बन जाता है। तो मीर कासिम ने क्या किया कि जैसा अंग्रेज बोलते थे वैसा ये काम नहीं करने लगा, अंग्रेजों के विरुद्ध ही ये काम किया करता था। और इसने बंगाल की राजधानी को मुर्शिदाबाद हुआ करती थी जो उसे मुंगेर में स्थानांतरित कर दी। यानी कि मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से इसकी राजधानी मुंगेर में स्थानांतरित कर दी। और यहाँ पर ये क्या करने लगा पता है आपको, ये यहाँ पर तोपखाने और बंदूक बनाने लग पड़ा। यानी कि यहाँ पर बारूद बनाने लगा, तोपखाना बनाने लगा, कारखाना इसने यहाँ पर बनाया जो अंग्रेजों को हराने के लिए काम आएगा। तो इसने मुंगेर में इन सब तोपखाना बंदूक निर्माण का कार्य यहाँ पर शुरू कर दिया था। अब अंग्रेजों को इसके बारे में पता चल गया
और इसने क्या किया कि टैक्स संबंधी मामलों में भी काफी सुधार कर दिए, क्योंकि उस समय बंगाल के क्षेत्र में जो अंग्रेज व्यापारी हुआ करते थे उन्हें टैक्स में बहुत सारी छूट दी जाती थी और भारतीय व्यापारियों के साथ बहुत ही मतभेद किया जाता था। तो इसने भारतीय व्यापारियों को भी काफी छूट दे दी, जिससे अंग्रेज नाखुश हो गए और उसके बदले में फिर से इन्होंने नवाब को बदल दिया और मीर जाफर को पुनः नवाब घोषित कर दिया। मीर कासिम को यहां से हटा दिया। अब इसके बाद मीर कासिम जब यहां से हटा नवाब की गद्दी से, तो ये कहां गया? ये गया अवध में। अवध में जब ये गया तो अवध का नवाब उस समय था शुजाउद्दौला। तो शुजाउद्दौला के ये पास गया और इसे कहा कि हमारा जो एरिया है वो खतरे में है, हमारा देश खतरे में है, तुम मेरा साथ दो। और अवध के बाद ये दूसरे राजा के पास गया, मुगल बादशाह के पास गया, जो उस समय शाह आलम द्वितीय था। तो इन दोनों के पास ये चला गया मीर कासिम और कहने लगा कि मैं अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ूंगा, तुम मेरा साथ दो। तो ये दोनों जो थे इन्होंने मीर कासिम का साथ दे दिया, ऊपरी तौर पर दिया, यानी कि इन्होंने युद्ध में भाग लिया ही नहीं था। ये पहले ही डर गए थे, क्योंकि कंपनियों ने इनसे पहले ही बोल दिया था कि अगर तुम यहाँ पर आओगे तो तुम भी पिटोगे। तो ये पहले ही डर गए थे और उन्होंने नाम मात्र का साथ इसके साथ दिया था। तो इनके बीच में अब एक युद्ध होगा जिसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है, जो 23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है और इस युद्ध में बंगाल का नवाब था मीर कासिम, अवध का नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, और दूसरी तरफ कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब क्या था, इनके पास आधुनिक तकनीक नहीं थी, वही हाथी घोड़े थे और वही भाले हुआ करते थे, तीर हुआ करते थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आधुनिक तकनीक थी, तो कौन जीतता? आपको पता ही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही जीतती। और यहाँ पर बक्सर के युद्ध जो हुआ था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व किया था वो हेक्टर मुनरो ने किया था। इसे याद रखिए, इससे क्वेश्चन बनता है। तो हेक्टर मुनरो ने इन तीनों नवाबों को हरा दिया और बंगाल पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया। अब जो था वो पूरे तरीके से बंगाल इनके कंट्रोल में आ गया था। इसने मुगल बादशाह को भी धमकी दी। अब कंपनी को ये विश्वास हो गया कि हम पूरे भारत पर अपना कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि मुगल बादशाह ही हमसे डर गया, हमसे हार गया। तो पूरे तरीके से भारत पर अब कब्जा हो गया था। और ये कब्जा कब हुआ था? बक्सर के युद्ध में हुआ था, जब पूरे तरीके से भारत जकड़ लिया गया था। और ये जो साथ दिया था मीर कासिम का, शुजाउद्दौला ने दिया था जो अवध का था, शाह आलम द्वितीय जो मुगल बादशाह था, और अंग्रेजों की तरफ कौन था? हेक्टर मुनरो। इसे आप याद रखिए। 1765 ईस्वी में क्लाइव जो था वो दोबारा से भारत में आया और इसने बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट और अवध के नवाब के साथ कुछ संधियां की। और इसने सर्वप्रथम क्या किया कि बंगाल में द्वैत शासन लगा लिया। अब द्वैत शासन क्या होता है? यहाँ पर द्वैत शासन क्या था कि यहाँ पर दो शक्तियां अब राज करेंगी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके पास अब राजस्व होगा, यानी कि दीवानी का जो मामले होंगे, जो कर इकट्ठा करेंगे, जो टैक्स लेंगे, ये अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही इकट्ठा करेगी। और प्रशासन, जिसे निजामत कहा जाता था, निजामत के मामले जो थे वो स्थानीय जो शासक यानी कि नवाब थे उनको सौंप दिए गए। यानी कि यहाँ पर दीवानी और प्रशासन के मामले दो अलग अलग कर दिए। दीवानी मामले अंग्रेजों के पास रहेंगे और प्रशासनिक मामले स्थानीय नवाबों के पास रहेंगे। तो इसे द्वैत शासन कहा जाता है। तो ये कब लगा था? 1765 ईस्वी में लगा था। किसने लगाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया था। और उसके बाद 1772 में बंगाल में द्वैत शासन खत्म कर दिया था। किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में द्वैत शासन खत्म कर दिया और यहाँ पर नवाब का जो पद हुआ करता था उसे पूरे तरीके से यहाँ पर खत्म कर दिया था और कंपनी का ही यहाँ पर राज हो गया था। तो द्वैत शासन आपको पता लग गया। यहाँ पर दीवानी मामले होते हैं और दूसरे होते हैं प्रशासनिक मामले। दीवानी मामले जो होते हैं, जो टैक्स लिया करते थे, वो कंपनी के अधिकार में आते थे, और जो प्रशासनिक मामले होते थे, जो पुलिस, न्याय व्यवस्था, ये नवाब के हाथों में हुआ करती थी। तो इसे ही द्वैत शासन कहा जाता था। तो इसे आप याद रखिए। अब यहाँ पर कुछ संधियां हुई थी जिसे इलाहाबाद की प्रथम संधि कहा जाता है।
12 अगस्त 1765 में हुई थी और ये शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। और इसमें कहा गया था कि कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा 2 जिले लेकर मुगल सम्राट को दे देगी। कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए की पेंशन देगी और मुगल सम्राट बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को प्रदान करेगा। यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, जो टैक्स के मामले होते थे, जो कर के मामले होते थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान करेगा और उसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी इन्हें ये सुविधाएं देंगी। उसके बाद इलाहाबाद की दूसरी संधि जिसे कहा जाता है, जो 16 अगस्त 1765 में हुई थी। और ये जो संधि हुई थी वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला से हुई थी और इसमें कुछ शर्तें थी। यानी कि अवध के नवाब पर हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए और चुनार का किला कंपनी प्राप्त करेगी। कंपनी को अवध में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया जाएगा। अवध की सुरक्षा के लिए अवध में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी जिसका खर्चा अवध का नवाब ही देगा। यानी कि ये अवध में अंग्रेज सैनिक रखेंगे और उनका जो भी खर्चा होगा वो अवध के नवाब को ही देना पड़ेगा। अब इसमें क्या था कि नवाब जो थे वो तो शासन कर रहे थे, प्रशासनिक मामले जो थे वो नवाब के ही अंडर आते थे, पर नवाब जो थे वो कठपुतली बन गए थे अंग्रेजों की और जैसा अंग्रेज कहते थे वैसे ही नवाबों को करना पड़ता था। और इन नवाबों पर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया था, इतने ज्यादा जो हर्जाना लगा दिया था, जो फाइन लगा दिया था, जिसे चुकाते चुकाते नवाब के घर के बर्तन तक बिक गए थे। अंग्रेज जो थे वो पूरे तरीके से इन नवाबों को कंट्रोल किया करते थे। तो ये था आज का जो लेक्चर था, उसमें हमने किस तरीके से प्लासी का युद्ध हुआ, किस तरीके से बक्सर का युद्ध हुआ और कैसे अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया था, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि प्लासी और बक्सर के युद्ध से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? तो आप बताइए किसके बीच में लड़ा गया था? अंग्रेज और मराठा के बीच में, अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में, या अंग्रेज बनाम हैदर अली के बीच में? तो किसके बीच में ये प्लासी का युद्ध लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। दूसरा क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की ओर से सेनापति कौन था? अंग्रेजों की ओर से प्लासी के युद्ध में कौन सेनापति था? वारेन हेस्टिंगर, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेजली और चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो कौन था जिसने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति बनकर नेतृत्व किया था? तो कौन था? वो था रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव ने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया और सिराजुद्दौला को यहां पर इसने पराजित किया था। तीसरा क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किसने किया था? किसने किया था? मीर कासिम ने किया था, मीर जाफर ने किया था, शाह आलम द्वितीय ने किया था, या शुजाउद्दौला ने किया था? तो किसने किया था आप बताइए। तो प्लासी के युद्ध में जो सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया था वो इसका ही सेनापति था, वो था मीर जाफर। इसने ही अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को हरा दिया था। चौथा क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? अंग्रेज और मराठा के बीच में, अंग्रेज और हैदर अली के बीच में, अंग्रेज बनाम संयुक्त भारतीय शक्तियां और अंग्रेज फ्रांसीसी के बीच में। तो किसके बीच में लड़ा गया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ये जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो अंग्रेज और संयुक्त भारतीय शक्तियां आपस में मिलकर इनके साथ युद्ध लड़ा था, जिसमें बंगाल का नवाब था, अवध का नवाब था और मुगल बादशाह था। इनके बीच में ये युद्ध हुआ था और दूसरी तरफ था अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनके साथ में ये युद्ध हुआ था। पांचवा क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की ओर से सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड कर्जन और आयरकूट। तो कौन था जिसने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था? तो सही आंसर है हेक्टर मुनरो। इसने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बक्सर के युद्ध में किया था। छठा क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो क्या निकला सबसे महत्वपूर्ण परिणाम बक्सर के युद्ध में? बंगाल में कठपुतली नवाब की स्थापना, अंग्रेजों की दीवानी अधिकार प्राप्त हुए, फ्रांसीसी शक्ति का अंत और मराठों का पराजय। तो क्या था कि अंग्रेजों को दीवानी अधिकार प्राप्त हो गए थे, यानी कि टैक्स लेने का अधिकार यहां पर प्राप्त हो गया था। सातवां क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद
कौन सी संधि हुई थी? बक्सर के युद्ध के बाद कौन सी संधि हुई थी? तो ऑप्शन ए है इलाहाबाद की संधि, फैजाबाद की संधि, प्लासी की संधि या लखनऊ की संधि। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आप जवाब दीजिए। तो चलिए इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में करिए कि इसका जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका जवाब मैंने आप पर छोड़ दिया है, आप इसका जवाब दोगे। तो ये था आज का लेक्चर। कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, जिसमें हमने अंग्रेजों का भारत पे कब्जा कैसे हुआ और प्लासी का और बक्सर का युद्ध कैसे किन किन के बीच में लड़ा गया उसके बारे में हमने पढ़ा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाइए। अगला लेक्चर जो होगा वो पार्ट 4 होगा, तो उसमें हम और भी अच्छे तरीके से भारत में अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या इन्होंने आगे कारनामे किए थे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।